प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 11 गणित एनसीईआरटी सिलेबस का अध्याय का नाम है समुच्चय। इसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है इसमें समुच्चय। समुच्चय क्या है? समुच्चय यानी एक संग्रह, एक समूह, लेकिन एक ऐसा समूह जो स्पष्ट रूप से परिभाषित हो। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी सेट, यानी वस्तुओं का एक ऐसा संग्रह जो स्पष्ट रूप से परिभाषित हो कहलाता है समुच्चय। अब यहां पर सुपरिभाषित का अर्थ क्या हुआ कि यानी एक ऐसा समूह जो व्यक्ति बदलने पर बदले नहीं, यानी व्यक्ति कोई भी हो लेकिन समूह वही रहे। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूं विश्व के 5 महानतम बल्लेबाजों के नाम। अब हमें बताना कि विश्व के 5 महान बल्लेबाज कौन कौन से हैं। तो मान लीजिए कि एक विद्यार्थी है सोनू, हो सकता है सोनू के अनुसार सुनील गावस्कर नंबर 1 पे उसने लिया कि सुनील गावस्कर सबसे प्रतिभाशाली बल्लेबाज थे। नंबर 2 में उसने लिया हमें 5 बल्लेबाज लेना है, तो नंबर 2 सचिन तेंदुलकर को ले लिया, नंबर 3 ब्रायन लारा को ले लिया, नंबर 4 एलन बॉर्डर को ले लिया, और नंबर 5 मान लीजिए उसने ले लिया कि ग्राहम गूस ऑफ इंग्लैंड। ये 5 बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ थे। इसके बाद एक दूसरा लड़का आया मोनू जिसका नाम है, उससे पूछा गया कि आप विश्व के 5 महान बल्लेबाजों के नाम बताइए। तो उसने नाम बताया कि सबसे पहला नाम उसने बताया कि मोहम्मद अजहरुद्दीन सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज था। नंबर 2 उसने कहा विवियन रिचर्ड्स। नंबर 3 उसने कहा रिकी पोटिंग। उसके बाद उसने बताया अर्जुन रणतुंगा, और 5वां नाम उसने बता दिया कि सईद अनवर। ऐसे 5 बल्लेबाजों को उसने नाम बताया। फिर तीसरे से पूछा गया, उसने किन्हीं अन्य के नाम बताए। तो इस प्रकार व्यक्ति बदलने पर इस जो समूह है, इस समूह के जो अवयव हैं वो क्या हो रहे हैं? बदल रहे हैं। इसलिए यह समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह सुपरिभाषित नहीं है। और मैंने बताया आपको कि वस्तुओं का एक ऐसा संग्रह जो सुपरिभाषित हो समुच्चय कहलाता, और यह समूह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए समुच्चय नहीं है। इसके बाद मैं कहूं अगर कि प्राकृत संख्याएं जो 10 से छोटी हैं, यानी मैं कहूं कि 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समूह, तो 10 से छोटी प्राकृत संख्याएं क्या होंगी? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, इसी प्रकार कहां तक जाएगा? 9। तो कोई भी व्यक्ति बोलेगा तो वो इन्हीं को बोलेगा, इसलिए यह समुच्चय है। क्यों? क्योंकि यह सुपरिभाषित है। इसी प्रकार यदि मैं कहूं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 5 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। तो कोई भी व्यक्ति बोलेगा तो वो ए, ई, आई, ओ, यू ही बताएगा, अर्थात व्यक्ति बदलने पर यह समूह बदलेगा नहीं, इसलिए यह सुपरिभाषित है और यह समुच्चय है। अब इसके बाद अगर कोई कहे कि विश्व के 5 खतरनाक जानवरों का समूह, तो व्यक्ति अलग अलग व्यक्ति के अनुसार अलग अलग जानवर खतरनाक हो सकते हैं, अर्थात यह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है, क्योंकि सुपरिभाषित नहीं है। तो आपने भी जाना कि सुपरिभाषित शब्द का अर्थ क्या है। तो वस्तुओं का एक ऐसा समूह जो इस सुपरिभाषित हो, अर्थात व्यक्ति बदलने पर जो समूह
न बदले उसे कहेंगे हम समुच्चय। इसके पश्चात समुच्चयों का संकेतन। तो समुच्चयों को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या आता है इसके बाद? समुच्चयों का संकेतन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों कैपिटल ए बी सी डी एस ओ एच से प्रदर्शित करते हैं और इसके अवयवों को हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों ए बी सी डी एस ओ एच से प्रदर्शित करते हैं। इसके पश्चात आता है समुच्चयों को प्रस्तुत करने की विधियां। समुच्चयों को प्रस्तुत करने की विधियां। तो समुच्चयों को प्रस्तुत करने की दो विधियां हैं। पहली विधि है रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप, रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप। और दूसरा है नियम रूप या समुच्चय निर्माण रूप। इसको अंग्रेजी बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, और इसे बोलते हैं रूलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले आता है रोस्टर फॉर्म। तो किसी भी समुच्चय को रोस्टर रूप में या सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत करने के लिए हम उसके सभी अवयवों को, जितने भी अवयव उसके होते हैं, उन सभी अवयवों को हम मझले कोष्ठक के अंदर एक सारणी के रूप में लिखते हैं और प्रत्येक दो अवयवों के बीच में अंतर स्पष्ट करने के लिए हम उनके बीच में अल्प विराम का चिन्ह लगाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मुझे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह लिखना हो तो मैं जानता हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। तो मैंने इन 5 को लिख दिया और प्रत्येक दो अवयव में अंतर स्पष्ट करने के लिए मैं इनके बीच में अल्प विराम का चिन्ह लगा दूं। तो ये हो गया इसका सारणीबद्ध रूप में लिखना। अब इसके बाद इसी को लिखना है हमें समुच्चय निर्माण रूप में। तो किसी भी समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में प्रस्तुत करने के लिए हम उसके सबसे पहले समुच्चय के अंदर निहित उस गुण की व्याख्या करते हैं जो समुच्चय के सभी अवयवों में सामान्य रूप से विद्यमान हो और समुच्चय के बाहर किसी भी अवयव में न हो। क्या बताया कि किसी भी समुच्चय को समुच्चय निर्माण में प्रस्तुत करने के लिए समुच्चय निर्माण रूप में हम सबसे पहले समुच्चय के अंदर जितने भी अवयव हैं उनके उस सामान्य गुण की व्याख्या करते हैं जो केवल समुच्चय के अंदर जितने अवयव हैं उनमें सामान्य रूप से हो, परंतु समुच्चय के बाहर किसी भी अवयव में न हो। जैसे ये लिखा हुआ अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह, इसे मुझे अगर निर्माण रूप में लिखना है तो मैं लिखूंगा a बराबर x, यानी a में कौन आ रहा है? x। और कैसे x? सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का, अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है? स्वर। तो a में कौन आ रहा है? यक्ष। और कैसे अक्षर आ रहे? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। यक्ष क्या? अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर। इसी प्रकार मैं कहूं एक अन्य समूह में लूं 10 से कम प्राकृत संख्याओं का समूह। तो 10 से कम प्राकृत संख्याएं क्या क्या होगी? 1, 2, 3 से लेकर 9 तक। इसे मुझे लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। तो मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं a मान सकता हूं, इसको मैं b। तो b बराबर x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जो 10 से छोटी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समुच्चयों को प्रस्तुत करते हैं। तो आज मैंने आपको समुच्चयों का संकेतन और समुच्चयों को प्रस्तुत करने की विधियां
इनके विषय में बताया। शेष इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है उसे मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपको समय पर मिल सके और आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। और यदि कोई समस्या हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जिससे कि मैं आपकी समस्याओं को दूर कर सकूं और अपनी कमियों को दूर करके और अच्छा विषय आपको प्रस्तुत कर सकूं।